हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे आयनिक एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस पढ़े थे। आज उसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? जैसे मानिए ये हमारे पास कोई एक एटम है, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, ये हमारा सेल है और इसी सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। अब किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और यही बात इसमें लिखा गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी इसी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा एच से डिनोट करेंगे या फिर आई ई लिखेंगे। डिफिनेशन क्या है इसका? इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब किसी गैसियस एटम के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उस एनर्जी को ही हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में पूरा जानेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ लिए एक एटम लिए हैं मैग्नीशियम, जो कि हमारा गैसियस एटम है। इसमें इसका आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में से निकालेंगे तो इस पर एक पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एनर्जी देने की जरूरत है, इसीलिए यहाँ लिखा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर I1, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमको एनर्जी देना होगा। डेल्टा एच या I1 यानी प्लस हो गया, यानी एंडोथर्मिक, क्योंकि हम लोग एनर्जी इसमें दे रहे हैं। उसी तरीके से I2 निकालेंगे Mg प्लस से, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ दो प्लस आ जाएगा कि एक प्लस पहले से था, एक और इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो एक और पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। यानी इससे ये भी करने के लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमको एनर्जी देने की जरूरत है। तो जो एनर्जी देने की जहाँ जरूरत हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आइए हम लोग इसको अब देखते हैं थोड़ा सा ऑर्डर। इन जनरल फॉर द सेम एलिमेंट, अगर एक ही एलिमेंट का, जैसे हम लोग मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक प्लस आ गया, अब मैग्नीशियम प्लस का निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन तो Mg2 प्लस आ गया। और अगर हम इसी में Mg2 प्लस का हम एक और आयोनाइजेशन एनर्जी आई वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 प्लस गैसेस। अब इससे हम एक और निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा Mg3 प्लस गैस के रूप में, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं I3 करके। तो अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कब कम है, कौन ज़्यादा है। फर्स्ट है, सेकंड है और एक I3 है। इसमें से कौन ज़्यादा है ये पता लगाना है, यानी ऑर्डर अरेंज करना है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो देखिए, आप सिंपल एक ही चीज़ से समझिए कि अगर मैग्नीशियम के लिए हम लोग बना रहे होंगे तो हमारा ये के सेल होगा और इसके बाद एक और सेल होगा के सेल। देखिए आप ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये के सेल हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होगा। एल सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 10, अब 12 होता है उसका 2 इसमें होगा। तो ये देखिए एम सेल में हमारे पास आउटर मोस्ट सेल हो गया मैग्नीशियम का, और यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है तो ई जो हमारा न्यूक्लियस से काफी दूरी पर है, तो इसको निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी नहीं देना होगा और ये इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके लिए I1 इसको कह दिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा I2, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी 2। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देना होगा, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उससे भी कम देना थी, उससे कम नहीं, मतलब
हमको एनर्जी धीरे धीरे और ज़्यादा देना होगा, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर होगा इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो कम हो जाएगा, और जितना नज़दीक आएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, और फोर्स बढ़ जाएगा तो ये बॉन्ड भी बड़ मजबूत होगा, और ये बॉन्ड को तोड़ने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक है उसको निकालने में एनर्जी उतना ही अधिक लगेगा, और जो जितना ज़्यादा दूर है उसको निकालने में एनर्जी उतना ही कम लगेगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, इन जनरल फॉर द सेम एलिमेंट जो हमारा होगा वो I3 यानी आयोनाइजेशन एनर्जी 3 होगा, उसका मान ज़्यादा होगा। जैसे आप इसी में देखेंगे तो मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम देना होगा, दूसरा में थोड़ा और ज़्यादा देना होगा, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको एल सेल से निकालना होगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है। एल सेल तो पूरा है, ये कंप्लीट है ऑक्टेट उसका, वो निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम निकालना चाहते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वहाँ देने की ज़रूरत है। तो आप एक ही बात रखेंगे कि न्यूक्लियस, ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियस से जो जितना नज़दीक इलेक्ट्रॉन होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको निकालने में उतना ज़्यादा एनर्जी हमको देना होगा, और जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा हो गया I3, उससे कम I2, और उससे कम हमारा हो गया I1, इरिस्पेक्टिव ऑफ इसी, मतलब जो उसका दिया गया है उसके अनुसार। क्या रीजन है इसका? रीजन हम लोग देखेंगे, जनरल लिया गया है, मैग्नीशियम नहीं। कोई एलिमेंट M है, M+, M2+, तो इसमें देख रहे हैं एटॉमिक नंबर तो सबका सेम होगा, तो Z सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घटते जा रहा है। अगर मैग्नीशियम के केस में देखें तो इसमें 12 था, Mg+ हो गया 11 हो गया, Mg2+ हो गया 10 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है धीरे धीरे घट रही है, और इलेक्ट्रॉन घटने से सिग्मा घटेगा, और सिग्मा घट रहा है इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सिग्मा घटने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्यों बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा तो बॉन्ड और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत बॉन्ड को तोड़ने में हमको एनर्जी और ज़्यादा देना होगा, और जो एनर्जी तो देने में लग रहा है वही तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीटी, वो कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, अफेक्ट होता है। तो पहला हमारा इसमें है साइज, कहता है मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर साइज हमारा बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ये बात आप एकदम ध्यान से समझना है कि जैसे जैसे आप साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होते जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसका जो ये बॉन्ड का एनर्जी होगा, इसमें इसके इसके भी जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। इसको तोड़ना आसान है, थोड़ा सा एनर्जी देंगे टूट जाएगा। तो इस बात का हमको यहाँ पे ख्याल रखना है कि जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा। तो टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, ये बात ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में देखेंगे आप लोग, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और एक नीचे और होता है फ्रांसियम, ये सब हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इसमें सबसे नीचे हमारा क्या होता है? फ्रांसियम होता है, लेकिन वो जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम नहीं होता है। तो लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन होल पीटी, ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है? सीजियम का होता है, फ्रांसियम का नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आप ये बात ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर निकाल लिए हैं कि जो जितना ज्यादा नीचे होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा, यानी साइज बड़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा इसमें है जेड इफेक्टिव, यानी जेड इफेक्टिव पर भी हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रहा। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी का मान भी बढ़ता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है।
तीसरा क्या इस पे डिपेंड करेगा, स्टेबल ईसी। अगर आपको कहीं दिखे हाफ फिल, फुल फिल और नोबल गैस, मतलब हाफ फिल कहने का मतलब क्या है कि जैसे पी में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन रखाता है, तो अगर इसमें 3 भी है, 3 हो जाएगा तो वो हाफ फिल है। और अगर पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये फुल फिल हो गया। नोबल गैस अगर कोई रहता है तो वहां भी देखना है। तो आई वैल्यू इज वेरी हाई ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर कहीं आपको हाफ फिल दिखता है, फुल फिल दिखता है या नोबल गैस दिखता है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, तो ये बात ध्यान में रखना है। चौथा हमारा पॉइंट इसमें है ऑर्बिटल फॉर्म्स विच इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव देयर आयोनाइजेशन वैल्यू इज, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज फॉलोइंग। देखो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, कि एस पी डी एफ ये सब सेल है, तो एस है उसमें क्या होगा, एनर्जी हमको क्या करना होगा, इसमें ज्यादा देना होगा एनर्जी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है हमारा उसमें इलेक्ट्रॉन। सबसे दूर कौन होगा, एफ होगा, इसलिए एफ का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम है। तो आप ये बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्यों, इसका रीजन क्या है, पेनिट्रेशन पावर ऑफ एस इज मैक्सिमम फॉर एस ऑर्बिटल एज इट इज लोएस्ट टू क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर उसका कम होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा। जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसमें फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा, और इस फोर्स ज्यादा लगने से ये बॉन्ड भी जो होगा वो मजबूत होगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमको ज्यादा देना होगा, इसीलिए इसका आयोनाइजेशन एनर्जी एस का ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, पी का कम होगा उससे, डी का उससे कम, और एफ का सबसे कम होगा। तो ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग। नोट पॉइंट्स में कहता है इन केस ऑफ एडजेसेंट एटम इफ जेड इफेक्टिव एंड स्टेबल इसी अपोज ईच अदर देन स्टेबल इसी विल बी डिसाइडिंग पावर। समझिए बात को, एडजेसेंट एटम के केस में मान लीजिए वहां जेड इफेक्टिव भी आ गया और स्टेबल इसी भी आ गया, अब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, इसमें आप क्या कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको डिसाइड करना होगा स्टेबल ईसी के द्वारा, आप वहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी को डिसाइड करेंगे। और स्टेबल इसी में आपको हम बताए हैं कि हाफ फिल होगा, फुल फिल होगा या नोबल गैस होगा, तो इस ये तीनों जहां होगा उस समय उसका स्टेबल उसी के अनुसार मतलब आप आयोनाइजेशन एनर्जी को डिसाइड करेंगे। जैसे देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। और अभी आप देखे हैं कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो इसमें तो सबका इसका ज्यादा होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ेगा। ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ एडजेसेंट एटम इफ जेड इफेक्टिव एंड स्टेबल ईसी, दोनों एक दूसरे को अपोज करेगा ईच अदर, देन स्टेबल ईसी विल बी डिसाइडिंग पावर। अब हम लोग स्टेबल ईसी के अनुसार इसमें ऑर्डर को डिसाइड करेंगे। कैसे, तो ईसी लिखना होगा, आउटर मोस्ट सेल ईसी लिख लीजिए सबका। लिथियम का आउटर मोस्ट सेल ईसी हमारा हो जाएगा 2s2 हो गया, और ये हमारा 2s2 नहीं, लिथियम 3 होता है तो 1s2 2s1 ही होगा इसमें, तो ये हमारा हो गया 2s1। तो अब आपको इसमें पता करना है, उसी तरीके से बेरिलियम का लिख लीजिए, बोरॉन का लिख लिए हैं, कार्बन लिख लिए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और नियोन का, ये सब आउटर मोस्ट सेल इसी लिखा हुआ है। तो आउटर मोस्ट सेल इसी इसका 1 है, 2s1, इसका 2s2, इसका हो गया 2p1 और इसका है 2p2। हम कैसे डिसाइड करें कौन हाफ फिल है कौन फुल फिल है, ये 2s2 2 होना चाहिए इसलिए फुल फिल हो गया, 2p1 इसमें 6 होना चाहिए लेकिन 1 है इसलिए इसको भी हम लोग फुलफिल में ही रखेंगे। तो यह फुलफिल जो है उसको आप गोल कर दे रहे हैं, ये फुलफिल है, ये हमारा क्या है हाफ फिल है, ये हमारा क्या है नोबल गैस है। तो अभी आपको बताया गया है कि जो स्टेबल इसी ही डिसाइड कर पाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा होगा किसका, नियोन का, क्योंकि ये नोबल गैस है तो नियोन हो गया। अब हम इसमें देखेंगे फ्लोरीन, तो फ्लोरीन हमारी नोबल गैस है और इसके बाद ये है तो ये हमारा फ्लोरीन हो गया। अब इसमें देखना है ये दोनों में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कौन होगा,
तो जो हाफिल है, ये हाफिल है इसलिए नाइट्रोजन पहले आया है, ऑक्सीजन जनरल में आ जाएगा। उसी तरीके से कार्बन जो है फिर इसके बाद जनरल में है। ये इसमें दोनों में देखना होगा तो ये फुलफिल है, तो बेरिलियम आ गया, फिर बोरॉन है और उसके बाद कौन हो जाएगा, लिथियम। तो ये थोड़ा एक्सेप्शन है, आप ध्यान में रखेंगे। इन केस ऑफ एडजेसेंट एटम, इफ जेड इफेक्टिव एंड स्टेबल इज इसी अपोज ईच अदर, देन स्टेबल इसी विल बी डिसाइडिंग पावर, मतलब स्टेबल इसी के अनुसार ही इसमें हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को निकाल पाएंगे। अब एक और हमारे पास पॉइंट आता है, अल्कली मेटल हैव द लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द नोबल गैस हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन रिस्पेक्टिव पीरियड। देखिए रिस्पेक्टिव पीरियड मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब जो हमारा है अपने पीरियड में ये सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट होंगे। ये सबसे ज्यादा अगर फर्स्ट पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, हीलियम का होगा, सेकंड में किसका होगा, नियॉन का होगा, थर्ड में आर्गन का होगा। ये अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होंगे। नोबल गैस का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग होल पीटी की बात करें, हीलियम हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन होल पीटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम का होता है। लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करें तो लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में सीजीएम होगा, जो कि हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। फ्रांसियम नहीं होगा क्योंकि वो हमारा इलेक्ट्रो कह रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसको ध्यान में आप रखेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ इरेगुलरिटीज के बारे में बात करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम। ये दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम और गैलियम का बराबर होगा लगभग। क्यों? ड्यू टू पुअर शेल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय 3d इलेक्ट्रॉन। 3d इलेक्ट्रॉन के द्वारा पुअर शेल्डिंग होगा, इसलिए दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इंडियम और आयोनाइजेशन टाइटेनियम है Ti, ये दोनों का लगभग बराबर है। क्यों? क्योंकि ये इसमें ड्यू टू वेरी पुअर शेल्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बाय 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन के द्वारा हमारा जो हमारा शेल्डिंग है वो बहुत कम हो रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसका ज्यादा होगा और उसका कम होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं जनरल में। इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज, 5d सीरीज के जितने भी एलिमेंट है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है 3d सीरीज के एलिमेंट से, और 3d का ज्यादा होता है 4d सीरीज के एलिमेंट से। तो ये हमारा हो गया बाबू आयोनाइजेशन एनर्जी। आप इसको अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक यू।